लगभग 1 साल पहले चीन अपने सैनिकों के साथ में पैंगोंग झील के अंदर आग कर गया था। लेकिन वहां पर आप सभी को बता दूं कि चीन के सैनिक जितने भी वहां पे मौजूद थे, उन सभी के पास में भारी तादाद में हथियार, टैंक और कई ऐसे हथियार भी थे जिनसे भारत पर हमला किया जा सकता था। लेकिन अब एक बार 10 फरवरी की बात करें तो 10 फरवरी को वह सभी पीछे हटते हुए नजर आए हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि चीन की सेना 10 फरवरी 2021 यानी लगभग 1 साल बाद वापस पीछे हटी है? तो इसी को लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है कर्नल देवानंद गुर्जर। तो कर्नल साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 के अंदर। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि चीन की सेना आखिर 1 साल बाद पीछे हटती हुई कैसे नजर आई है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जो चीन का किस्सा है, ये पिछले वर्ष 2020 में चीन, जिसको हम पेंगोंग झील के नाम से जानते हैं। पेंगोंग झील एक लेह लद्दाख में मौजूद है, जो एक झील है, करीब 135 किलोमीटर लंबी है और 1 किलोमीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक चौड़ी है। एक ये नैरो स्ट्रिप है और वहाँ पर टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, जनरली -30 से -40 एवरेज रहता है सर्दियों के बीच में। और आज गर्मियों के दिन भी जब समय होता है तो भी उसका 0 और 1-2 डिग्री के रहता है। इस बैकग्राउंड के साथ मैं बता दूं कि 1962 से लेकर के वहां पर उस पेंगोंग झील के इलाके में हमारी चीन 1962 के अंदर युद्ध के अंदर आ जाता है और कुछ इलाके चोटियों कब्जा करके बैठ जाता है और उसके बाद समय बीतता चला जाता है। पर पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिस प्रकार से भारत ने दौलत बेग ओल्डी, और आप सबने सुना होगा गलवान की कहानी, जिसमें हमारे कर्नल बाबू साहब और उनके वीर जवानों ने अपनी शहादत देते हुए जो काम किया था, तो इस तरह चीन पिछले बार इन दिनों में अपने भारत के हिस्से में आकर के बैठने की हिमाकत करता है और जिसका मुंह तौल जवाब ऐसा दिया कि 1 साल के अंदर अंदर आपने खुद ने बताया कि 10 फरवरी को भागता हुआ देखा गया। अब यहीं पर मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा, इस पूरे वर्ष में होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये होती कि चीन हमारे उस इलाके में आ जाता है जहां पर हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, और चीन के साथ हमारे देश के समझौते थे। जो देश एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में होते हैं उनको तोड़ा नहीं जाता है। ये इसने धोखा किया और जिसका अंजाम चीन को भुगतना पड़ा। दूसरी बात देखिए कि पिछले बार कोरोना के दौर में जिस प्रकार से चीन को घेर लिया था इंटरनेशनल लोगों ने, तो चीन ने सोचा कि जो एक इकोनॉमिक गलियारा है सी पैक का, जो पाकिस्तान के थ्रू हमारे पीओके के इलाके से गिलगिट बाल्टिस्तान होके गुजरता है, तो जैसा पिछली बार चीन साजो सामान हथियार आके बैठा था, मेरा ये मानना है कभी भी वापस जाने के लिए नहीं आया था। और वो पिछले करीब 70 वर्षों से, जब से उसको 60-70 वर्षों में उसको मौका मिला, वो भारत के इलाके में आता था, बैठ जाता था और भारत की सरकार उसको विफल रहती थी उठाने में। पर ये पहली बार देखने को मिला गया कि जब उसने पिछली बार दौलत बेग ओल्डी इलाके में, जब गलवान के अंदर एक हादसा होता है जहां हमारे जवानों ने उनको जिस प्रकार से डराया, जिस प्रकार से उनको जवाब दिया, पुलकित जी आपको मानना पड़ेगा, देश गवाह है इस बात का, दुनिया भी मान गई कि भारत के सैनिकों से चीन का कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आखिर वो भागता हुआ और पीछे हटता हुआ क्यों नजर आया, ये मेरा सवाल था। अब मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया कि अब देश को पता लगना चाहिए कि मामला क्या था। अब क्या होता है देखिए साहब पुलकित जी, कि हमारे जैसे चीन आया, भारत ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, मिरर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। मिरर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी वो होती है, अगर चीन वहां पर 500 सैनिक लेके आया तो भारत ने 500 सैनिक उसके सामने लगा दिए। इस तरह करते अगर वो 10 गन लेके आया तो हमने 10 गन लगाई, 4 एयरक्राफ्ट लाया तो हमने 4, यूं करके मिरर डिप्लॉयमेंट डिप्लोमेसी हमने लगाई और चीन को वहां आगे बढ़ने से रोक दिया। चीन ये सोच रहा था कि भारत मेरा मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि पुरानी उसकी मानसिकता थी। पर भारत ने जिस प्रकार से उससे मुकाबला किया और रोका, रोकने के बाद चीन नहीं माना तो एक डेट आती है साहब, अगस्त का दिन है, और उस अगस्त में भारत एक ऐसी हमारे सैनिक जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने एक ऐसी कार्रवाई करते हैं और जिसके बाद चीन को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम सोच रहे थे दबाव बनाए तो बनाए कैसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये 29 और 30 अगस्त की बात है। ये 29 और 30 अगस्त में यहां बताना चाहूंगा, देखो चीन के ऊपर उसको वापस भगाने के लिए हमें मिलिट्री हमारा स्ट्रेंथ अप्लाई करना पड़ा, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ अप्लाई करना पड़ा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अप्लाई करा। इसलिए ये कहना कि अकेली सेना के कारण भागा, ये सही नहीं होगा। सैनिक दबाव, राजनीतिक दबाव, डिप्लोमेटिक दबाव, इंटरनेशनल दबाव, वो क्या थे। सेना का जैसे मैंने बताया, आपने खुद ने पूछा एक सवाल, 29 और 30 अगस्त की रात को हमारे पेंगोंग लेक के दक्षिण का जो इलाका है, वहां के ऊपर एक मोल्डो उनका गैरिजन है, उसके ऊपर जो पहाड़ियां थी, रातों रात हमारी सेना की रणनीतिकारों ने जो फैसला किया और चीन के ऊपर जाकर के हम बैठ गए
और फिंगर 4 जो इलाका है जहां पर चीन डिप्लॉयड था उसके ऊपर जाकर के हमारे सैनिकों ने ऑक्युपाई कर लिया। तो चीन घबरा गया। आप अंदाजा लगाइए साहब, आप जमीन पे बैठे हैं और छत से चारों तरफ से आपके ऊपर गन तैनात हो जाए, ये चीन ने कभी सपने में नहीं सोचा था। मिलिट्री उस दिन के बाद चीन ने 31 की तारीख को प्रयास किया कि वो हमारे उनको बराबर करे, पर हमारे सैनिकों ने ऐसा जवाब दिया, चीन घबरा गया। उसके साथ साथ हमारी सरकार ने जिस प्रकार से इकोनॉमिकली उनको ब्लॉकेड किया, उनके जितने एप्लीकेशन जो जितने कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल किए, उनका वीक किया हमने, वो सरकार को बधाई जाती है। और तीसरा, कोरोना के दौर में जिस प्रकार से भारत ने एक भूमिका निभाई इंटरनेशनली, आज भी देखिए दवाइयां हमारा देश दूसरों को दे रहा है, और भारत एक जिस प्रकार से मोदी जी के नीचे लीडरशिप आगे उभर के आती है। चीन बिल्कुल डर गया, साउथ चाइना सी में अमेरिका ने घेर लिया, उसके अंदर विद्रोह होने लगे और वो एक्सपोज हो गया कि ये कोरोना की महामारी फैलाई है इसने। इसके कारण इंटरनेशनली वो धराशायी हो गया। और मेरा मानना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पुलकित जी पता होना चाहिए, चीन के अंदर कॉन्स्क्रिप्शन होता है, यानी कि हर व्यक्ति को जबरदस्ती नौकरी करनी पड़ती है और थोड़े समय बाद वो वापस चले जाते हैं। तो उनकी सेना तो क्या चॉकलेट फौज है, वो कभी इतने ठंडे इलाके में रही नहीं। उन्होंने देखा कि हम ठंडे इलाके में जा रहे हैं, आराम से हीटर चला के रहेंगे, पर उनको क्या पता उनका मुकाबला उन शेरों से है। भारत बिल्कुल वहां पे माइनस डिग्री में टेम्परेचर -50 डिग्री, एवरेज -30-40 के आसपास मानिए। और जैसे जैसे वो 16,000 से 21,000 की हाइट पे जाते हैं, उस कड़ाके की ठंड में चीन के जो भाड़े के सैनिक होते हैं, उन्होंने उनका मोरल डाउन हो गया और ऑलमोस्ट वहां एक म्यूटनी तरह स्थिति हो गई। और गलवान में हमारे जिस प्रकार से 16 बिहार के बलवानों ने उनको पटकनी दी थी और जो जिस प्रकार से चीन को डराया था, दुनिया ने लोहा माना था। उसके बाद चीन एक रास्ता ढूंढ रहा था कि मेरी नाक कैसे बचाऊं, क्योंकि पिछले 60 साल से जब से 62 में भारत के अंदर आया था, उसको तो आदत थी कि आगे आके बैठ जाओ और भारत कहेगा कि हम प्लीज चले जाओ, और फिर वो थोड़े दिनों में भूल जाता था। हमारे देश की याददाश्त कमजोर थी, तो ये रास्ता ढूंढ रहा था किस तरह जाऊं। और जो ही हमारे 8 लेवल की कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस तक चीन मान नहीं रहा था, पर 9 में वो बिल्कुल धराशायी हो गया। मैं आपको पुलकित जी एक बात और बता दूं, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि चीन ने अपने भारत के इलाके से भाग खड़ा हुआ है, और भागा नहीं है। मैं देशवासियों को बता दूं, उसने जो वहां टेंट भी लगाए थे, जो मकान भी बनाए थे, जो बंकर भी बनाए थे, जो जेटीज भी बनाई थी, उनको उखाड़ करके उसका मलबा तक उसको ले जाना पड़ा है, और वो पुनः स्थिति में चला गया जो अप्रैल में जो पिछले साल थी। यही एक हमारी सबसे बड़ी विजय हुई है। और ये तीनों रणनीति का, भारतीय सेना और जिस प्रकार से इंटरनेशनली चीन को मजबूर होना पड़ा हमारा देश। बिल्कुल इसके अंदर एक तरह से भारत की जीत होती हुई नजर आई। बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब दोबारा से चीन ऐसी पहल कर सकता है? देखिए साहब, जैसे है कि कोई भी देश के अंदर जैसी उनकी स्थिति होती है, एक इमेज बनती है। चीन एक ऐसा स्टेट है जिसने प्रूव कर दिया पिछले साल कि मैं कोई भी समझौते तोड़ सकता हूं और दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी। और वो भारत को वो जानता है कि भारत उभरती हुई ताकत है, पर भारत ने भी क्लियर कर दिया था इस बार टॉक्स में, जिस प्रकार वो अभी भाग के गया है। मैं आपको तो पहली बार एक रिटर्न चीन का हमने भरोसा नहीं किया था इस डिसएंगेजमेंट के लिए। आप हमारे आर्मी कमांडर साहब को 2-4 दिन पहले सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने लिखित में लिया उससे और पूरा क्लैरिफाई किया, दोनों पॉलिटिकल हमारे हेड्स थे उनसे क्लियरेंस लिया, उसके बाद पार्लियामेंट में अनाउंस होता है। तो चीन का भरोसा हम कतई, चीन को हम किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते। पर अब जो स्थिति मजबूत हमारे देश की है, जहां पे सेना तैयार, और एक बड़ी बात मैं बताऊंगा, जैसा हमारे जोशी साहब ने, आर्मी कमांडर साहब ने एक अभी स्टेटमेंट में कहा कि हमें जिस दिन पिछले अप्रैल के बाद गलवान के उन दिनों से लेकर के भारत सरकार ने क्लियर कहा कि मिलिट्री ऑपरेशंस आपकी जिम्मेवारी है, आप चाहे जो एक्शन ले, देश आपके साथ है, पर हमें हमारे देश की एक भी इंच पर कोई दुश्मन नहीं चाहिए। और उसके बाद देखिए, अब भरोसा तो कतई भारत को नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो चीन गया, मैं आपको पुलकित जी बताना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये नो मैन्स लैंड हो गया है। मैं यही एक हमारे दर्शकों को बता दूं, जो कुछ लोग कहते हैं कि आफ्टर ऑल बीच में नो मैन्स लैंड हो गया है, हम भी 3 फिंगर 3 पे आ गए, वो फिंगर 8 के उस तरफ चले गए। पर बहुत बड़ी बात है, नागरिकों को, मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा, देखिए भारत का जो LAC का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत मानता है, जो चीन मानता है, उसमें थोड़ा विघन है, उनमें दोनों में सेपरेशन है। पर ये पहली बार हुआ कि भारत ने जो LAC की जगह बताई थी कि तुम उसके उधर जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे, और चीन ने स्वीकार किया फिंगर 8 के अपनी तरफ जाने का। ये हमारी बहुत बड़ी जीत। और दूसरी यहां बता दूं,
जिस आपने 29 और 30 अगस्त की कार्रवाई का किया, 29 और 30 अगस्त की बात को लेकर के कुछ रणनीतिकार ये चर्चा करते हैं कि वहां से भारतीय सेना को पीछे नहीं आना चाहिए। मेरा ये मानना है, एक सैनिक होने के नाते, एक जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी कार्रवाई उम्र भर के लिए नहीं होती है। मैं जैसा मानता हूं, उस समय भारतीय सेना ने 29 और 30 को हमारे उस हाइट्स के ऊपर जाके उनके मोल्दो गैरिजन के ऊपर बैठे थे, कैलाश पर्वत शरणखमाला हमने ऑक्युपाई की थी। वो इसलिए की थी कि चीन पे दबाव बने और चीन वहां से भागने पे मजबूर हो। जब चीन भाग ही गया तो वहां से हटने में मैं मानता हूं हमारे कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चीन तो अब भाग चुका है, लेकिन आने वाले समय का भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि चीन क्या कोई नई रणनीति के साथ भारत पर दोबारा से हमला करेगा या नहीं। लेकिन मैं आप सभी को इसके अंतर्गत बता दूं कि अब भारत भी चुप रहने वाला नहीं है और भारत ने भी जवाब देना सीख लिया है। तो इस खास मुलाकात के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद।